नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम रियल नंबर सिस्टम के ऊपर, यानी वास्तविक संख्या निकाय के ऊपर। वास्तविक संख्या निकाय, तो इस चीज को समझने से पहले एक थोड़ा सा चर्चा करूंगा मैं कि एक्चुअली जैसे जैसे हम कॉलेज में आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम हमारे एजुकेशन में आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम चीजों की गहराई में उतरते हैं। आपको याद होगा कि आपने जब छोटी क्लास में जोड़ पढ़ा, जब आपने गुणा पढ़ा, फिर हम जब फर्स्ट ईयर में है तब हमने पहली बार चर्चा की कि भाई ये जोड़ 2+3=5 होता है क्या? और भी नए प्रकार के जोड़ हो सकते हैं क्या? और भी चीजें जोड़ में आ सकती है, मतलब 2+3 4 की हो जाए, 5 होने की बजाय 4 हो जाए। तो हमें पता चला कि ग्रुप थ्योरी ने हमें समझाया कि ये जो सोचने का तरीका था कि 2 3 5 होते हैं, ये एक तरीका था। ऐसे बहुत से तरीके हो सकते हैं, बहुत से जोड़ हो सकते हैं, बहुत सी गुणा हो सकती है, बहुत सी और नई चीजें हो सकती है। ठीक है ना? तो आप क्या करते हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं, आप चीजों की गहराई में उतरते हैं, उन पे क्वेश्चन करने लगते हैं जो आपने पहले सीखे, जो आपके पहले से बिलीव थे। आपने जो जो सीखा था आप उस पर सवाल उठाते हो कि ऐसा क्यों हुआ, यही क्यों हुआ, कहाँ से आया, कैसे आया, ये क्यों आया, क्या ये लॉजिकल सही है क्या? आपने आउटलाइन करना पहले सीखा है, और आउटलाइन क्या होता है ये आपने बाद में सीखा है। अगर आप याद करें तो आपने 11th क्लास में पहली बार सीखा था कि आउटलाइन करते कैसे हैं, एक्स की पावर एन का, ई की पावर एक्स का। ठीक है, उसमें आपको एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया गया था कि ये आउटलाइन होता है। ठीक है, डिटेल से बातें नहीं हुई थी, बस सीखा था आउटलाइन करते कैसे, इस पे फोकस हुआ था। जब आप पहली बार सेकेंड ईयर में आए तो पूरी बुक मिली आपको जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप चर्चा की कि पहले सीमा आती है, फिर संतत्य आता है, फिर जाके अवकलनित आती है। और अवकलनित भी कोई आसान नहीं है, कब होती है, क्या मायने रखता है, क्या थ्योरम है जो उस पे काम करती है, उस सब चीजों को हमने बारी बारी से बनाया, हर चीज को बनाया। उस्तरकलन के नाम से बुक थी, आपको याद होगा, हायर कैलकुलस। देखा आपने, सेम यही चीज अब हम यहाँ करने वाले हैं। मैं आपसे पूछूं कि रियल नंबर क्या होता है, तो आपको रियल नंबर अच्छी तरीके से पता है। आप जानते हैं कि माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच में जितने भी नंबर्स हो सकते हैं, उन सारे नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि ये परिभाषा बहुत बहुत सिंपल है, या यूं कहूं कि तो पूरी डिटेल बताती ही नहीं है। ये पूरी डिटेल बताती ही नहीं है, ये रियल नंबर का एक एस्पेक्ट है, एक हिस्सा है। जब आप कहो कि मैं किसी आदमी के बारे में पूछूं, ठीक है, या गांधी जी के बारे में पूछूं, तो आप कहोगे गांधी जी वो थे जिनके हाथ में लाठी थी। तो क्या करते हैं कि गांधी जी एक्सप्लेन हो गए पूरे, आपने पूरे एक्सप्लेन कर दिया एक लाठी से। हजारों लोगों के पास लाठी होती है, तो क्या वो सब गांधी जी है? नहीं है। तो कुछ तो सिर्फ इतनी सी बात से कि लाठी होना गांधी जी है, तो सिर्फ वही बात है। आप रियल नंबर बोलो, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में जो नंबर है वो सब रियल नंबर है, इतने से रियल नंबर डिफाइंड हो गए? नहीं नहीं नहीं, बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ इसके अंदर बाकी है। सबसे पहले जो बाकी है वो है इसकी हिस्ट्री, इसका इतिहास। वो तो गायब है इसमें से, वो तो हमने डाला ही नहीं। बिना इतिहास पढ़े तो हर चीज बेकार होती है, क्योंकि इतिहास ही तो होता है जो कहानियां बना के रखता है। इतिहास ही तो होता है जो तय करता है कि चीजें आती कहाँ से। इतिहास ही तो होता है जिसके पीछे इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है, ऐसी कहानियां होती है जो हम पे दबाव बनाती है इसे समझने के लिए, भाई कैसे ही आया, क्यों आया, क्या जरूरत थी इसकी, है ना? ऐसे थोड़ी हो सकता कि बिना जरूरत की कोई चीजें आ गई होगी, कोई जरूरत रही होगी, कोई समझ रही होगी, तो उसके अनुसार आया होगा। तो वो हिस्ट्री जो होती है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से कि आया कहाँ से। दूसरा, किसी भी चीज को जब हम बनाते हैं तो एक सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं। सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स का मतलब क्या होता है? आप मान लीजिए कोई गेम बनाना चाहते हैं, खुद का गेम बनाना चाहते हैं। क्रिकेट आपने देखा, फुटबॉल आपने देखा है, वॉलीबॉल देखा है, और भी बहुत सारे खेल देखे हैं। आपने सबसे पहले इसमें नोट क्या किया? सबसे पहली जो चीज नोट की, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, सबके पास अपने रूल्स है। फुटबॉल के पास अपना रूल है कि बॉल इतनी बड़ी होगी, इतना बड़ा ग्राउंड होगा, इस तरीके से गोल होंगे, इस तरीके से हारेंगे, इस तरीके से जीतेंगे, इतने खिलाड़ी होंगे, सब फिक्स है। सारे रूल सेट है उसके खेलने के लिए। तो इसका मतलब है कोई भी गेम बिना रूल्स के नहीं हो सकती। क्या आप चेस खेलते हैं, बिना रूल के चेस खेल सकते हैं? नहीं। चेस में भी रूल है कि घोड़ा इतना चलेगा, हाथी इतना चलेगा, राजा इतना चलेगा, ठीक है ना, वजीर इतना चलेगा। सबके पास अपने अपने नियम है, वो इतना चलेगा, इतना चलेगा। आपने गौर किया, आपने गौर किया कि बिना नियम से कोई खेल नहीं बन सकता। तो हर गेम के पीछे नियम होते हैं। ये बेसिकली फाउंडेशन है, ये लॉजिकल फाउंडेशन है। तो सेट ऑफ रूल्स, हमें एक रूल्स चाहिए। ठीक है, ये समझेंगे कि जो रियल नंबर है उस पर सेट ऑफ रूल्स क्या बनाए गए। और दूसरी बात ये होती है कि हम सारे रूल्स नहीं बनाते। हम सारे रूल्स नहीं बनाते, इसलिए नहीं बनाते कि कुछ स्वतंत्रता, कुछ फ्री जो है वो हम जो प्लेयर्स को भी मिलना चाहिए। प्लेयर्स को मिलना चाहिए, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं आप, तो आपने ये रूल नहीं बनाया कि कोई राइट हैंडेड बैट्समैन है वो लेफ्ट हैंडेड होकर खेलेगा। जब कोई बॉल कराएगा तो वो लेफ्ट में जाके फिर घुमा सकता है बल्ला, लेफ्ट उल्टा होके, मतलब राइट हैंडेड बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की तरह
उल्टा होके फिर छक्का मारे या चौका मारे, तो ये रूल आपने नहीं बनाया। लेकिन जो खेलने वाले हैं उनको स्वतंत्रता दी भी, आप अपने हिसाब से चाहो तो खेल सकते हो। तो नए नए शॉट्स सामने आने लगे, ऐसे शॉट्स जो पहले कभी होते ही नहीं थे, क्योंकि क्रिएटिविटी थी। फिर क्रिएटिविटी ने अपना काम करना शुरू किया। आपने बस एक सेट ऑफ रूल बना दिया जो बेसिक था, वो जरूरी था खेलने के लिए। खेलने के लिए न्यूनतम रूल बनाते हैं आप। सेट ऑफ रूल में एक खासियत सबसे होती है कि रूल ज्यादा नहीं बनाते, क्योंकि ज्यादा रूल बनाने से गेम बकवास हो जाएगा। मिनिमम रूल्स होते हैं, इतने ही रूल्स होने चाहिए बस गेम ढंग से खेला जा सके, कोई पार्शियलिटी ना हो, कोई भेदभाव ना हो, बस मिनिमम रूल्स। रूल्स हमेशा मिनिमम होने चाहिए, जितने न्यूनतम होंगे उतना अच्छा खेला जा सकेगा। ज्यादा रूल्स गेम को प्रभावित कर देते, ठीक है ना। ज्यादा रूल्स है तो जो प्लेयर है वो रूल्स ही सोचता रह जाएगा, वो गेम कब खेलेगा। तो आप रूल्स कम से कम बनाने की कोशिश करते हैं, मिनिमम रूल्स, ठीक है। उसके बाद में बाकी सब कुछ आप डाल देते हैं उसकी क्रिएटिविटी के ऊपर। जो प्लेयर्स है उनकी क्रिएटिविटी पर वो कुछ नया डेरिवेशन करते हैं, नया डिराइव करते हैं। तो अगला पार्ट आ जाता है डेरिवेशन का। डेरिवेशन का मतलब डिराइव करने का। फिर जो प्लेयर्स होते हैं वो अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, अपनी एबिलिटी को शो करते हैं, नए नए तरीके लाते हैं। कोई ऐसे बॉल करा रहा है, कोई आप सोच कीजिए जब क्रिकेट शुरुआत में चालू हुआ था तब क्या नकल बॉल होती थी, तब क्या ये लेग स्पिन ऑफ स्पिन ये चीजें होती थी, बहुत सारी चीजें नहीं होती थी, बहुत सारी गुगली बॉल है पहले नहीं होती थी। हुआ क्या, जो प्लेयर्स खेल रहे उन्होंने नई नई चीजें इजाद की, उसमें नई नई चीजें ढूंढी। किसी ने नकल बॉल ढूंढी, किसी ने गुगली ढूंढी, किसी ने फ्लैट बॉल ढूंढी, किसी ने स्विंग ढूंढा, किसी ने कुछ ढूंढा। हर कोई ने अपने अपने प्रकार से, किसी ने यॉर्कर ढूंढी, किसी ने डेड यॉर्कर ढूंढी, किसी ने बाउंसर ढूंढी। तो हर कोई ने अपने अपने नए नए तरीके से इजाद किए ताकि बैट्समैन को खेलना और मुश्किल हो जाए। और बैट्समैन ने नए नए शॉट्स ढूंढे ताकि वो बॉलर्स को खेल सके। देखिए आप चाहे क्रिकेट का मैच उठा के देखिए, जो 2020 का क्रिकेट का मैच है, 1980 के क्रिकेट के मैच को देखिए, बहुत सारे शॉट्स आपको लगेंगे 2020 में ही खेले जा रहे हैं, 1900 में नहीं खेले जाते थे। 1980 में वो खेल नहीं थे, वो क्रिकेट नहीं था, वो शॉट्स नहीं थे। कहाँ से आए वो, प्लेयर्स ने इजाद की। तो है डेरिवेशन। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, पहले सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं, सेट ऑफ रूल्स के ऊपर फिर डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन जिसे हम थ्योरम्स कहते हैं। वो जो सेट ऑफ रूल्स होता है शुरुआती, उसे एग्जाम्स कहते हैं। एग्जाम्स अब भी रही तो बेटा थोड़ा सा हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये बकवास है ये बेटा, लेकिन पढ़ना ऐसे ही होता है। पढ़ना जो होता है सही मायने में स्टेप बाय स्टेप होता है। हमें सिर्फ वही है कि जुगाड़ करके दे दिया, वही गलत बात होती है कि आपको मैंने सिर्फ मोटा मोटा बता दिया बेटा ये देखो ये पढ़ लेना पास होगा। क्योंकि सब किसी को लगता है कि हमारे पास टाइम की कमी है ना। जब आप यूट्यूब देखते हैं तो आपके पर्याप्त टाइम होता है, जब आप कॉमेडी सीरीज देख रहे होते हैं, जब आप अपनी पसंद की चीजें देख रहे होते हैं तो आपके पर्याप्त टाइम होता है। लेकिन जब आप पढ़ने की बातें कर रहे होते हैं, जिसे इंटरेस्ट नहीं होता, जो पढ़ रहा होता है उसे लगता है कि टाइम खराब हो रहा है यार, मोटा मोटी बता दे क्या पेपर में आने वाला है, वो बता दे पेपर में क्या आने वाला है। और पेपर में भी जो आने वाला है उसमें भी बता दे कि कौन सी लाइनें नहीं लिखनी है, कौन सी लिखनी है, उसे भी थोड़ा शॉर्ट कर दे। तो ऐसा नहीं हो सकता। चीजों को आप गहराई से पढ़ेंगे तो ही तो इंटरेस्ट पैदा होगा ना। शुरू से पढ़ेंगे, जिस वो शुरू हुई है वहां से। अगर कोई मूवी का जो पार्ट है वो अगर मैं आपको 10 मिनट की मूवी किसी हॉल में ले जाऊं, 10 मिनट की मूवी दिखा के उठा के वापस ले आऊं तो क्या होगा, ना तो आपको आगे का पता है ना आपको पीछे का पता है। अब आप घर आ जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ना तो आपको आगे का पता था कि कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है, कौन किसका भाई है, और ना पीछे का पता कि आगे क्या होने वाला है, बाप मरने वाला है कि माँ मरने वाली है कि कौन नहीं मरने वाला। तो यही वो इम्पोर्टेंट बात है कि 10-10 मिनट की क्लिप नहीं होती, ठीक है ना। तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी तब जन्म लेती है जब आप पूरी स्टोरी देखते हैं, समझते हैं, फिर आपको अच्छा लगता है, फिर आप उसको और आगे बढ़ाते हैं। यही वो पार्ट होता है। तो हमें भी ऐसे ही करना है, हमें हिस्ट्री से चलना होता है। पहले हम इतिहास से चलते हैं, कहाँ से आया, क्यों आया, फिर हम सेट ऑफ रूल्स बनाएंगे। हर किसी पूरी मैथमेटिक्स उठा के देख ली, हर मैथमेटिक्स में ऐसा ही हुआ है। मैथमेटिक्स की हर ब्रांच में ऐसा ही हुआ है। हिस्ट्री हुई है, फिर एग्जाम्स हुए हैं, और फिर थ्योरम्स आई, फिर डेरिवेशन आई। तो ये रियल नंबर का जो सिस्टम है, इसमें पूरे रियल नंबर को अच्छी तरीके से समझेंगे। लंबा है क्योंकि कम से कम थ्योरम की अगर मैं बात करूँ तो 28 के 29 थ्योरम इसके अंदर टोटल आएंगे, तो ये बहुत ज्यादा होंगे। तो थ्योरम भी बहुत से, एग्जाम्स भी बहुत सारे। तो लेकिन हम धीरे धीरे से इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम इसकी हिस्ट्री स्टार्ट कर लेते हैं। हिस्ट्री में आते हैं हम। सबसे पहले जो नंबर हमारे जरूरत के हिसाब से, क्योंकि जरूरत रही थी, जरूरत क्यों थी, क्योंकि लोग भेड़ पालते थे, जानवर पालते थे, ठीक है ना। तो जब वो जानवरों को पालते थे तो जानवरों को काउंटिंग करनी पड़ती थी। लोग झुंड में रहते थे, तो झुंड में रहते थे तो शिकार करने निकले, तो उन्हें कैसे पता चले कि जितने लोग गए थे वापस उतने ही आए। शिकार करने वाले शिकार करने ले जाते थे। अगर हम बहुत पीछे पीछे जाके देखते तो शिकार करने के लिए निकलते थे, मान लो शिकार करने 10 आदमी निकले तो वापस आए, तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि कोई शिकार हो गया, ये सारे वापस लौट आए, सब सही सलामत वापस आ गए या कोई गायब है।
तो इसका पता कैसे चलता था, कैसे काउंटिंग होती थी। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। थोड़ा हिस्ट्री का आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप देखिए, अगर एक या दो आदमी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर झुंड गया है शिकार करने के लिए, मान लीजिए 30 का या 40 का झुंड गया है शिकार करने के लिए, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि 30-40 आदमी वापस आ गए। दूसरा एक तरीका होता है कि जानवरों को अस्तबल में या जहां भी जो जगह बना रखी थी वहां जानवरों को रखा जाता था। सुबह होने के बाद जानवरों को छोड़ा जाता था, शाम को जानवरों को वापस लाया जाता था। तो जानवरों को जब छोड़ा जाता था और वापस लाया जाता था, कैसे पता चला कि सारे जानवर वापस आ गए? क्योंकि इंसान तो फिर भी चलो आप मुंह के हिसाब से अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन क्या लगता है आप बकरियों को भी मुंह के हिसाब से काउंट कर सकते हैं? क्या बकरियों के भी नाम रख के या बकरियों की अलग अलग पहचान बना के आप अलग अलग कर सकते हैं बकरियों को? नहीं कर सकते ना। नहीं, ऐसा जानवरों में ऐसा अवेलेबल नहीं है कि आप जानवरों को इस तरीके से अलग अलग कर सको। तो जानवरों की काउंटिंग करनी जरूरी थी। इंसानों की काउंटिंग तो फिर भी निकाल सकते, लेकिन जानवरों की काउंटिंग तो हर हाल में करना जरूरी था। तो काउंटिंग उस समय आती नहीं थी। तो उस समय जब सबसे पहला जो आधार मिलता है वो ये मिलता था कि जो जानवर पालता था वो अपने पास एक थैला रखता था, एक थैला रखता था, ठीक है। और उसके पास जो भी जानवर है, मान लीजिए भेड़ है, तो भेड़ के लिए उसने काले पत्थर ले लिए, काले छोटे छोटे पत्थर ले लिए। हर भेड़, जितनी भेड़ें थी हर भेड़ के लिए उसने उतने बराबर में काले पत्थर ले लिए। सपोज कीजिए 5 भेड़ें थी तो उसने 5 काले पत्थर ले लिए। फिर मान लीजिए उसके पास गाय थी, 3 गाय थी, 3 गाय थी तो उसने सफेद पत्थर ले लिए, अलग अलग टाइप से सफेद पत्थर ले लिए 3, ठीक है। अब सुबह उसने छोड़ा, जो छोड़ा तो उसने क्या किया कि ये जो पत्थर थे ये वाले पत्थर बाहर रखता गया। एक भेड़ बाहर गई, एक पत्थर बाहर रख दिया, काला पत्थर बाहर रख दिया। दूसरी भेड़ बाहर गई, दूसरा काला पत्थर बाहर रख दिया। इस तरीके से उसने सारे पत्थर बाहर रख दिया। फिर शाम को जब भेड़ें वापस आती थी, गाय वापस आती थी, तो हर भेड़ के साथ एक पत्थर को वापस बैग में डाल देता। अब अगर एक भी पत्थर बाहर रह जाता, सपोज कीजिए सफेद पत्थर बाहर रह गया, तो इसका मतलब ये गाय वापस नहीं आई। अगर काले वाला पत्थर एक अंदर है बाहर रह गया, तो इसका मतलब है एक भेड़ नहीं आई है। और अगर सारे पत्थर अंदर आ गए फिर भी एक भेड़ बच गई, इसका मतलब कोई बाहर से किसी और की भेड़ मेरे पास आ रही। तो इस तरीके से वो कंपैरिजन करके, नंबर नहीं थे उस समय, नंबर नहीं थे, इस तरीके से चलता था, ठीक है। फिर जब शिकार के लिए शुरुआत में जब बोलने की जरूरत पड़ी कि हर जगह आप पत्थर नहीं चला सकते, तो बोला इस तरीके से जाता था, एक, एक और एक, एक और एक, एक एक एक, एक 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 एक। लेकिन ये बोलना, ये भी इसके भी कई सबूत मिलेंगे, ऐसे बोला जाता था एक एक, एक एक एक, एक एक एक, इस तरीके से बोला जाता था। लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम थी। तो फिर मोसापोटामिया, ग्रीस, यूनान, ये हिस्से हैं, इन हिस्सों में पहली बार इसकी बनावट देखने को मिली और फिर शुरुआत हुई नंबरों की। सब इनको नंबर दिए गए। नंबर हमारे जो डेसिमल सिस्टम है तो बहुत बाद में आए, नंबर दिए गए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। हर किसी की अपनी लिपि रही है, हिंदुस्तान की अपनी लिपि रही है ना, चाइनीज की अपनी लिपि रही है, रोमन की अरब लिपि रही है, सबकी अलग अलग लिपि रही है। फिर नंबरों की बनावट शुरुआत आई है, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपने सुना होगा कि नंबर्स शुरू हुए, ये जैसे आज हम ये इंग्लिश नंबर्स कहलाते हैं, है ना, ये ब्रिटिश नंबर कहलाते हैं, क्योंकि हमारे हिंदी वाले नंबर्स तो थोड़े अलग है। हमारी जो लिपि हिंदी की वो अलग है और रोमन की लिपि अलग है। आपने रोमन की लिपि देखी है, रोमन नंबर्स जिसे कहते हैं 1 2 3। लेकिन लिखने का तरीका था इसका, ये नहीं कि 3 बदल गया। रोमन में 3 लिखी है चाहे इंग्लिश में 3 लिखी है, 3 तो 3 ही है ना। और 4 4 ही है, 5 5 ही है, डैश डैश ऐसे चलेगा। तो ये नंबर है। फिर आपने सुना कि आर्यभट्ट आते हैं, आर्यभट्ट है वो 0 का आविष्कार करते हैं। 0 का आविष्कार होने के बाद एक नंबर और ऐड हो जाता है 0, है ना, 0 नंबर ऐड हो जाता है। फिर यहाँ से आर्यभट्ट, यहाँ से भारत की हिस्ट्री शुरू होती है मैथमेटिक्स की, कि भारत ने ये किया। फिर यूरोपियन देश है उनकी हिस्ट्री शुरू होती है, मुस्लिम देश है उनकी हिस्ट्री शुरू होती है, क्योंकि मुस्लिम देशों ने भी बहुत, उस समय जो मुस्लिम बहुत सारे फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे, उन्हें मैथमेटिशियन नहीं कहा जाता था, उसमें दार्शनिक कहा जाता था। तो उन लोगों ने काफी कुछ मेहनत की मैथ्स के ऊपर, काफी कुछ काम किया। तो उन्होंने भी बहुत सारे नए नंबर्स, नई चीजें ऐड की उन्होंने इसके बारे में। फिर नंबर बढ़ते 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 ये पूरी हिस्ट्री में ये नंबर माइनस तक चले जाते हैं, फिर और चले जाते हैं। इस तरीके से एक माइनस नंबर तो बहुत लेट आए थे, बहुत लेट आए थे, जब मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा डेवलप हो गई थी, एक अच्छी लेवल पे आ गई थी मैथमेटिक्स, तब जाके नेगेटिव नंबरों की। क्योंकि अब आप नेगेटिव नंबरों की क्या जरूरत है आपको, 1 2 3 4 सोचिए। शुरुआती हिस्से में जब आप बकरियां पाल रहे हैं, भेड़े बकरियां पाल रहे हैं, आपका लेन देन जीना एक बहुत सिंपल तरीके से हो रहा है, आप शिकार करते हैं, खाना खाते हैं, उस तरह तो उसमें माइनस के नंबर की क्या जरूरत थी। माइनस के नंबरों की तब जरूरत पड़ी जब आप बिजनेस में आए, जब व्यापार करना शुरू किया, ठीक है ना। जब बिजनेस शुरू हुआ, व्यापार शुरू हुआ, जब 2 कॉम्स के बीच में, 2 प्रजातियों के बीच में या 2 जगहों के बीच में आपस में बिजनेस शुरू हुआ, तब लेन देन शुरू हुआ। लेन देन शुरू हुआ तो किसने किसको दिए और किसने किससे कितने लिए,
है ना। मैंने किसी को 200 दिए तो मैं उसको कॉपी में कैसे लिखूंगा, और किसी से मैंने 200 लिए तो उसे कॉपी में कैसे लिखूंगा। तो उसके लिए फिर नेगेटिव नंबर्स यानी दूसरे प्रकार, दो प्रकार के नंबर हो गए, लेने वाले नंबर्स अलग और देने वाले नंबर्स अलग। अब इसलिए बात है, 200 रुपए देना और 200 रुपए लेना दोनों में अंतर है। मानते हैं आप कि 200 रुपए देना और 200 रुपए लेने में अंतर है। 200 रुपए आप दे रहे हैं और 200 रुपए ले रहे हैं, क्या दोनों एक ही बात है? लेना और देना एक बात है? नहीं, बिल्कुल अलग बात है। इसमें दो टाइप के नंबर, 200 भी दो प्रकार के हो सकते हैं, लेने वाले 200 और देने वाले 200। तो इस प्रकार दो टाइप के नंबर जनरेट हो। तो बिजनेस के बाद में दो प्रकार के नंबर्स आए। फिर इनको जोड़ना घटाने की संक्रियाओं का भी इजाद हुआ कि भाई जोड़ा कैसे जाएगा, क्योंकि फटाफट निकालना था कि भाई मैंने इतना व्यापार किया, मैंने इतना सामान बेचा, इसके इतने पैसे हुए, उसके इतने। तो व्यापार ने नंबर्स को और बढ़ाया, व्यापार ने गणित को और स्पीड दी। तो फिर इसमें चाइनीज हिस्ट्री आती है, क्योंकि चाइना जो था, लोग चाइना में बहुत ज्यादा व्यापार करते थे। भारत के जो लोग थे वो चाइना जाके व्यापार करते थे, और चाइना जो था अरब देशों के साथ व्यापार करता था। तो व्यापार की वजह से मैथमेटिक्स और ज्यादा डेवलप हुई। तो धीरे धीरे ये बनावट है, ठीक है। फिर शुरुआत होती है पाइथागोरस तक हम पहुंचते हैं। जब हम पाइथागोरस पे पहुंचते हैं तो पाइथागोरस ने सबसे पहले हमारे जो नंबर थे, उसके बाद एक आते हैं अनुपात वाले नंबर। अनुपात वाले नंबर जो है उनका उद्गम इंडिया से ही माना जाता है, कि इंडिया ने अनुपात जनरेट किया, मतलब 2:3, 3:4। ये इंडिया से शुरू हुआ अनुपात वाला, ठीक है। और पाइथागोरस ने सबसे पहले इन नंबरों के बीच में एक नंबर की खोज की जिसका नाम था स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट नंबर जो है वो पाइथागोरस से मिलता है। पाइथागोरस ने पहली बार स्क्वायर रूट का कंसेप्ट लॉन्च किया था, कि एक प्रकार के नंबर और भी होते हैं जो स्क्वायर रूट होते हैं। मतलब सिर्फ रेशियो या पूरे पूरे नंबर यही नहीं होते, माइनस के नंबर इतने नहीं होते, बट्टे के नंबर यही नहीं होते, सिर्फ एक नंबर और भी है जिनको आप बट्टे में नहीं लिख सकते, तो स्क्वायर रूट आ गए। तो फिर धीरे धीरे हमारे इसके जो नंबर्स थे, रियल नंबर, उसके बारे में समझ बढ़ती चली गई। और फिर जब हम डिटेल से मैथ्स के ऊपर आए, जब एक अच्छी सदी होगी, 400 साल 500 साल बीत गया, तो फिर मैथ्स के ऊपर एकदम खींच के काम किया। फिर मैथमेटिक्स को एक नया रोल मॉडल मिल गया, एक तरीका मिल गया, थ्योरम्स आने लग गई, ठीक है ना, बाकायदा उनका प्रूफ होने लग गया। तो सब चीजें आने लगी। सबसे पहले यूक्लिड आते हैं। यूक्लिड ने सबसे पहले प्रूफ किया कि √2 को आप कभी भी a/b की फॉर्म में नहीं लिख सकते। यानी पहली बार पता चला कि √2 जो है वो एक अनुपात नहीं है, √2 को एक अनुपात नहीं है। तो उन्होंने सबसे पहले प्रूफ किया। तो धीरे धीरे ये फिर मैथमेटिक्स में डेवलपमेंट, ठीक है। फिर हम आगे चलते जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं और जो उसके ऊपर काम करेगी। ये है पूरी हिस्ट्री की, रियल नंबर कैसे बनावट में, हिस्ट्री से कैसे है। हिस्ट्री में इस तरीके से देखिए, हिस्ट्री को मैथ्स पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, हिस्ट्री ने जरूरत से पैदा किया था। जैसा मैंने शुरुआत से आपको कहा कि जरूरत थी, जरूरत से ये सब आए, जरूरत से ही ये माइनस के नंबर आए, ठीक है। पहली बार इंटरेस्ट वाली जो काम थी वो पाइथागोरस से स्टार्ट होता है। पाइथागोरस ऐसे थे जिन्हें सोचने समझने का, शुरुआती फर्स्ट मैथमेटिशियन के हिसाब से अगर ऐसे सोचे जिन्होंने एक रिगोरस, मतलब बड़ा शुद्ध तरीके से मैथमेटिक्स को रखा, तो वो पाइथागोरस थे। और फिर तो लगातार चैन बन गई, फिर तो लोगों को ये पैशन बनने लगे, मैथमेटिक्स को जानना, मैथमेटिक्स को यूज करना, ठीक है। धीरे धीरे चलन में आ गया। फिर उसके बाद शुरू हुआ, उसके बाद जरूरत से बाहर निकलने की शुरुआत हुई, फिर आगे थोड़ा समझने की बात शुरू हुई, है ना। यहाँ तक तो जरूरत चल रही थी, यहाँ जाके समझ शुरू हुई कि चलो समझते हैं ये क्या चीज है, मजा लेते हैं ये क्या चीज है। तो फिर ये शुरू हुआ गेम और ये लगातार चलता चला गया। तो अब ये सारा बेस हो गया। तो ये थी हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद में अब आगे बढ़ेंगे, तो इतिहास आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं सेट ऑफ रूल समझाऊंगा आपको कि रियल नंबर के लिए अब हम ये तो नहीं देख सकते ना कि कभी यूक्लिड ने क्या किया, अरे पाइथागोरस ने क्या किया, क्या नहीं किया। हम हमारी मैथमेटिक्स को, जब हमारे गणितज्ञ थे उन्होंने शुरुआत से दोबारा से रीजनरेट किया। रीजनरेट का मतलब है हमने खुद के सेट्स बनाए, हमने खुद रियल नंबर को परिभाषित किया। हाँ, उनका योगदान नहीं भूल रहे हैं, उनका योगदान वैसे के वैसे ही है, लेकिन हमने खुद का, है ना। आप पूछे क्रिकेट पहली बार कब खेला गया था, तो वो पहली बार कब खेला गया था वहां से अपन रूल सेट नहीं उठाएंगे। आईसीसी ने जब सबसे पहले आईसीसी बनी, उसने जो रूल्स बनाए वहां से काउंटिंग होगी, है ना। क्रिकेट तो ऑब्वियसली बात आया होगा, कहीं ना कहीं से तो आया होगा, और शायद हो सकता है 200 साल 300 साल 500 साल पुरानी हिस्ट्री रही हो, लेकिन हम वैसे थोड़ी करेंगे। हम जो रूल्स मानते किसके मानते हैं, उस दिन के रूल थोड़ी मानते जिस दिन क्रिकेट आया था। हम तो उस दिन के रूल मानते जिस दिन आईसीसी बना था, और आईसीसी ने अपनी बुक बनाई थी रूल बुक की, ये रूल बुक है। तो वैसे ही हम ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर रूल्स बनाएंगे, ठीक है ना। वो समझेंगे सेट ऑफ रूल्स, क्या दिन एग्जाम बोलेंगे, और फिर उसके बाद में थ्योरम्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सेट ऑफ रूल्स के लिए अगले लेक्चर में आइए। धन्यवाद।